Hello class 10th. So this is 3.3 the limitations of civil disobedience movement. अब लिमिट्स क्या हैं? लिमिट्स हैं दो यहाँ पर। एक थी अनटचेबिलिटी जिसकी वजह से डिप्रेस्ड क्लासेस का एक ग्रुप बना, और दूसरा था मुस्लिम लीग, जिन्हें ये डाउट था कि जो माइनॉरिटी क्लास है इंडिया का, मुस्लिम्स का, उनको भी इक्वल जो अपॉर्चुनिटी है वो शायद नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो इस मूवमेंट से थोड़े से हटे हुए महसूस होते हैं कुछ एक टाइम तक, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जिसमें आता है, वन सच ग्रुप वॉज द नेशंस untouchables who from around 1930 had begun to call themselves दलित और oppressed। इन्होंने अपने आप को दलित और ऑप्रेस कहना शुरू कर दिया था। अनटचेबिलिटी इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वाकई में, जिसको कह सकते हैं कि एक तरीके से एक दाग था हमारी संस्कृति पर, जो मिस्टर गांधी की काफ़ी हद तक एफर्ट्स की वजह से दूर हो गया था। For long the Congress had ignored the Dalits for fear of offending the Sanatans, the conservative high caste Hindus। जो एक स्टीरियोटाइप, एक तरीके से जो हरासमेंट फील हुआ था या होता आया था कुछ जातियों का, कुछ संप्रदायों का, किसी को ऊपर समझने और किसी को नीचे समझने का, ये जो एक प्रॉब्लम लगातार चली आ रही थी इंडिया में, अब वो आकर जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर एक नेशनलिज्म का जो एक पॉइंट अब आके खड़ा हुआ है ना, हमको अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना है। तो यहाँ पर जो लड़ने वाले लोग हैं वो ही कुछ हद तक अलग अलग टूटे हुए महसूस हो रहे हैं, राइट। मतलब कि एक कास्ट अपने आप को ऊंचा समझती है, दूसरी कास्ट अपने आप को नीचा समझती है। जो वर्ण व्यवस्था संस्कृतियों से चली आ रही थी, वो जो बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक तौर पर बनाई गई थी, कि जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक 4 तरीके इन किसी भी एक मानव के बनाए गए थे कि वो इन चारों में से कुछ एक हो सकता है ना। उसमें जब लोगों ने अपने आप को ऊंचा और नीचा समझना शुरू कर दिया था, तभी ये अनटचेबिलिटी जैसी अछूत होना, अस्पर्शी होना, ये एक फीलिंग सामने आ गई थी। तो अब ये कंडीशन जब थी लोगों के मनों में, तो उसका असर इस नेशनलिस्ट मूवमेंट पर भी होना लाजमी हो गया था। लेकिन महात्मा गांधी ने स्वराज को देखते हुए ये बहुत सही स्टेटमेंट दिया था कि अगर आज भी हम अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ों को नहीं हटाएंगे अपनी सोसाइटी से, तो हम और 100 सालों तक गुलाम ही बने रहने वाले हैं। तो इसलिए उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन शब्द दिया और हरिजन कहकर बुलाना शुरू कर दिया था। हरिजन का मतलब हरिजन, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर दैम एंट्री इनटू टेम्पल्स एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स। इसके लिए भी गांधी जी को सत्याग्रह करना पड़ा कि वो लोग भी, उनको टेंपल में नहीं जाने दिया जाता था, पब्लिक वेल्स पे नहीं जाने दिया जाता था, टैंक्स पे, रोड्स पे, स्कूल्स में, तो उन्हें भी ये अधिकार मिले कि वो सब एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दें। इसलिए उन्होंने खुद ही टॉयलेट की क्लीनिंग अपनी स्टार्ट कर दी थी, ताकि जो है लोग भी जो एक स्वीपर है उसको छोटा या वैसा ना समझें, इसलिए सब लोग एक साथ मिलकर ही आ जाएं, है ना। और बाकी अपर क्लासेस को भी परस्यूट किया, उनको भी मनाया कि आप ये अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ को छोड़िए, अपने स्टेटस को इस तरीके से मेंटेन नहीं करने की ज़रूरत है कि कोई छोटा है और आप बड़े हैं, है ना। तो अगर यही सोच रही तो हम लगातार गुलाम इसी वजह से बने थे और आगे भी शायद रहेंगे। तो ये चीज़ जो है छोड़ देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। बट मैनी दलित लीडर वर कीन ऑन द डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटी। बहुत सारे लोग दलित लीडर जो हैं वो एक तरीके से अलग पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की मांग में लग गए थे। वो चाह रहे थे कि अगर हम भी
इस तरह से पॉलिटिकली एक स्टेबिलिटी ले पाते हैं, रिज़र्व सीट करवा पाते हैं, तो हमारी आइडेंटिटी जो है वो थोड़ी सी आगे आ सकती है, राइट। They began organizing themselves, demanding reserved seats in educational institutions and separate electorate that would choose Dalit members for legislative councils। मतलब कि legislative council के लिए दलित मेंबर ही चुना जाएगा। मतलब आप सीट रिज़र्व कर दीजिए, जो एरिया उनका है जिसमें वो ज़्यादा रहते हैं या फिर जो नहीं रहते हैं, कम रहते हैं, जो अब आज जो रूल है वो यही है सीट्स, रिज़र्व सीट होने का, कि जो कम्युनिटी जिस एरिया में माइनॉरिटी में है, कम लोग रहते हैं उस कम्युनिटी के, उसी के लिए वो सीट रिज़र्व कर दी जाती है, क्यों, ताकि उनमें से ही एक कोई लीडर बन सके, है ना। बाकी कम्युनिटी वोट कर देती हैं तो वो लीडर बन जाता है। वही ये सोच इनकी वहाँ पर थी कि रिज़र्व सीट्स करवा देनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को ही वो ये सोच रहे थे कि उसी से एक सोशल डिसेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है ना। इसलिए दलित पार्टिसिपेशंस इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड। इसलिए अब ये नहीं हो पा रहा था, इसलिए दलित पार्टिसिपेशन जो है सीडीएम में थोड़ा सा कम रहा। महाराष्ट्र, नागपुर के रीजन में जहाँ पर ये लोग ज़्यादा ऑर्गेनाइज थे, वहाँ पर ये कंडीशन लगातार देखने को मिलती रही थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने खुद ने बचपन से ये इस चीज़ को फील किया होगा, तो उन्होंने सभी दलित्स को, या जो ये छोटे एक ग्रुप में अलग अलग जगह पर थे, तो उन्होंने उन सब को मिलाकर DCA 1930 में बना लिया, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, ठीक है। क्लैश्ड विद महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। RTC हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, महात्मा गांधी इस बात के लिए राज़ी नहीं थे, तो उनसे उनका क्लैश हो गया, मतलब कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसी बात को लेकर कि दलित्स के लिए अलग से या रिज़र्व इलेक्टोरेट होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट उनके लिए बनना चाहिए, माने उनको वोट और इलेक्ट होने का अलग राइट मिलना चाहिए। मगर मिस्टर गांधी इस बात के लिए राज़ी नहीं थे। अगर ऐसा होता तो एक ग्रुप अलग खड़ा हुआ दिखाई देने लगता और पूरा इंडिया एक साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं खड़ा हो सकता था। मतलब एक बंदर बाट सी चल रही थी, राइट। मिस्टर अम्बेडकर की नज़र से देखिए तो उनकी बात उन लोगों के लिए, उन लोगों के समर्थन में काफ़ी सही दिखाई देती है और थी। अब मिस्टर अम्बेडकर की नज़र से देखें कि क्योंकि वो ग्रुप जो है लगातार काफ़ी हद तक अनटचेबिलिटी में रहने के बाद बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पाया था, तो अब मिस्टर अम्बेडकर ये चाहते थे कि इनको भी उसी तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल सके, जिससे कि इन सभी ग्रुप्स का जो है वो डेवलपमेंट हो सके, है ना। तो ये दोनों एक तरीके से दोनों विचारधाराएं आपस में टकरा रही हैं, ठीक। अब इस चीज़ को दूर करने के लिए when the British government condemned the Ambedkar's demand, Gandhi ji began a fast unto death। मिस्टर अम्बेडकर की डिमांड्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया कि हाँ ठीक है, ये सही है, ऐसा हो जाना चाहिए। अब इस पर मिस्टर गांधी जो हैं वो अनशन पर बैठ जाते हैं कि जब तक डेथ नहीं होगी, मीन्स आमरण अनशन जिसको बोला जाता है, अनटू डेथ, है ना। ही बिलीव दैट, अब उनका क्या सोचना है, ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटेग्रेशन इनटू द सोसाइटी। अगर इलेक्टोरेट सेपरेट ले लिया गया, जो बात अभी कही गई है आपसे कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट ले लिया गया तो ये ग्रुप फिर से समाज से अलग खड़ा हुआ दिखाई देने लगेगा, ये फिर समाज में नहीं मिल पाएगा। सभी लोग एक साथ मिलकर वोट करेंगे, कोई रिज़र्व नहीं रहेगी सीट, तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी के तहत मौका मिलता चला जाएगा। मिस्टर अम्बेडकर का कहना यह है कि वो ग्रुप जो पहले से ही नीचे बैठा हुआ है तो आप उसे उठने का मौका नहीं दे पाएंगे, नहीं दे रहे हैं इस तरह से रिज़र्व सीट करके, तो वो फिर से वहीं का वहीं बैठा रह जाएगा, उसे कोई उठने नहीं देगा,
है ना। कुछ जगहों पे माइनॉरिटी में हैं, कुछ जगह पर जो है उतनी स्टेबिलिटी नहीं है, लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाहते स्कूलों में। मतलब जब आप मंदिर में नहीं जाने दे रहे हैं, जब आप पानी नहीं भरने दे रहे हैं कुएं पे, तो चुनाव में खड़े होकर जीतने और फिर उसके बाद काउंसिल मिनिस्टर या काउंसिल बनने की दौड़ तो बहुत दूर की है ना। ये मिस्टर अंबेडकर का पॉइंट ऑफ व्यू था। तो अब जब अनशन पे बैठ गए हैं महात्मा गांधी, तो अंबेडकर ने कुछ टाइम के बाद मान लिया, चलिए ठीक है। पूना पैक्ट हुआ उनके बीच में, मीन्स पूना में एक जो है निगोशिएशन सितंबर 1932 को हुआ। उसमें मिस्टर अंबेडकर ने एक्सेप्ट कर लिया था कि चलिए ठीक है, मिस्टर गांधी जो है बात कह रहे हैं वहाँ तक लेके चलते हैं। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस, है ना, जिसको बाद में स्केड्यूल कास्ट कहा गया था, रिजर्व्ड सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट, राइट। द दलित मूवमेंट हाउएवर continued to be apprehensive of the Congress led national movement। फिर भी जो है क्या हुआ कि दलित लगातार जो हैं एक तरीके से कन्फ्यूज़न और एक डाउटफुल सिचुएशन में कांग्रेस के साथ साथ या कांग्रेस के इस मूवमेंट को देखते रहे, वो उतनी हद तक जो है साथ में नहीं आ पाए थे, राइट। अब दूसरी कंडीशन शुरू होती है मुस्लिम्स के साथ। मुस्लिम्स के साथ भी यही कंडीशन है, इन्होंने भी अपनी डिमांड वही इलेक्टोरेट के लिए रखी है कि हमें भी एक निर्वाचन क्षेत्र अलग चाहिए, है ना। सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर ऑल्सो lukewarm in their response to the civil disobedience movement. After the decline of the non-corporation Khilafat movement, the large section of Muslims felt alienated from the Congress. अलग हो गए थे, मतलब एक खिलाफत मूवमेंट चला था, आपने सुना उसके बारे में, है ना। उसके बाद से ही ये मुस्लिम सेक्शन जो हैं वो थोड़े से अलग होना कांग्रेस से शुरू हो गए थे, उन्हें कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा था। फ्रॉम द मिड 1920 द कांग्रेस केम टू बी मोर visibly associated with the opening Hindu religious nationalist group like Hindu Mahasabha. As the relation between Hindu and Muslim worsened, each community organized religious procession with militant fervor, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities. अब इससे क्या हुआ है कि हिंदू और मुस्लिम्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया और ये दोनों बेवकूफ़ आपस में लड़ना शुरू हो गए थे उसी टाइम से, है ना। लगातार एक दूसरे के अगेंस्ट में प्रोसेशंस निकालना, जुलूस निकालना और रॉयट्स किए जाना, बहुत सारी जगहों पर इस तरह से कम्युनल रॉयट्स हुए, जिससे कि कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी होती चली गई, राइट। ये दोनों जो हैं फिर से का मतलब ये कहिए कि जो सेंटिमेंट्स हैं वो डिफ़र होने स्टार्ट हो गए और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो प्लान इनको लड़ाने का था वो सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ गया था, है ना। एवरी रॉयट डिपेंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में लगातार खाई जो है वो और ज़्यादा गहरी होती चली गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity could be forced. 1927 में 27 में ये लगा कि दोनों साथ में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी में हो नहीं पाया। द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस वर over the question of representation in the future assemblies that were to be elected. मेन क्वेश्चन क्या था कि इलेक्शन के बाद रिप्रेजेंटेशन किसके हाथ में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लीडर उग के आते हैं, अब उनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के लीडर हैं। इन्होंने अपनी डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट की ही रखी है, जैसे मिस्टर अंबेडकर ने रखी थी उस टाइम पे। ये चाह रहे हैं कि वो माइनॉरिटी के साथ कुछ जो है वो उन्हें भी उतना ही राइट इस तरह से इलेक्टोरेट की वजह से मिल जाएं, जिससे कि वो भी डेवलपमेंट के रास्ते पर बाकी नेशन के साथ साथ चल सकें। ये उनका सोचना है।
If Muslims were assured reserved seats in the Central Assembly and the representation in the proportion of population in the Muslim dominated province like Bengal and Punjab, वो ऐसा सोचते हैं कि उन्हें मिल जाए तो उनके लिए अच्छा होगा. Negotiations over the question of representation continued, but all the hope of resolving the issue at the All Parties Conference in 1928 disappeared when Mr. M.R. Jayakar of Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise. अब ये नेगोशिएशन कुछ हद तक हो भी जाता रिज़र्वेशन का और जो रिप्रेजेंटेशन है उसका, लेकिन जो है बहुत सारी पार्टीज़ ने मिलकर 1928 में इसको डिसअपीयर करने की वो मुहिम शुरू कर दी थी, जिसमें मेनली मिस्टर M.R. जयकर जो हिंदू महासभा से थे उन्होंने इसको अपोज किया, क्योंकि अगर ऐसा किया तो टुकड़े हो जाएंगे और उन पर राज पहले से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है, आप अंदर अंदर लड़ रहे हैं, है ना. मतलब क्या है कि एक सामने एक आपके अपोजिशन खड़ा है, एक आपका एनिमी खड़ा है, और जो आर्मी आप लेके आ रहे हैं वो लोग आपस में ही लड़ते हुए आ रहे हैं, तो आप सामने वाले से कैसे लड़ लेंगे, है ना. तो यहाँ पर बड़ा टेंशन का एक सीन क्रिएट होता है. इंडिया में लगातार ये चलता रहा, है ना. लड़ना एक तो सामने खड़ा है ब्रिटिश, आप पर हंसता होगा वो उस टाइम में, है ना, कि ये देखो कभी दलित्स जो हैं वो इनसे लड़ने, मतलब कि दलित्स का और इनका चलता रहता है, कभी हिंदू और मुस्लिम का चलता रहता है, कभी हिंदू के अंदर जो है अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं वो लड़ने लगती हैं, कभी मुस्लिम्स के अंदर अलग अलग कम्युनिटी हैं वो आपस में एक साथ नहीं हो पाती. तो आप करते रहिए ऐसे ड्रामे, क्या बात है. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो मज़े आ रहे हैं, उसे तो पैसे कमाने हैं, और वो कमा भी रहे थे, है ना. आपको वो एक तरीके से नचा रहे हैं और आप नाचते आ रहे हैं, ठीक है. तो ये कंडीशन लगातार यहाँ पर इंडिया में चलती रही थी. व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट started there was thus an atmosphere of suspicious and distrust between communities. दो सही शब्द यूज़ करा है एनसीईआरटी ने यहाँ पे, सस्पिशियस और डिस्ट्रस्ट लगातार कम्युनिटीज़ में बना हुआ है. जब ये लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो आप लड़ेंगे कैसे ब्रिटिश के ख़िलाफ़, है ना. ये काफ़ी हद तक जो है वो प्रॉब्लम रही. फिर भी कांग्रेस जो है लगातार मुस्लिम्स की इस तरह की डिमांड्स की वजह से उससे थोड़ी सी एलियनेटेड रही है. एलियन होता है ना, बाहर का होना, बाहर अलग हो जाना किसी चीज़ से. तो alienated from the Congress, large section of Muslim could not respond to the call for a united struggle. कभी भी यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए वो साथ में होने के लिए तैयार नहीं हो सके. Many Muslim leaders and the intellectual expressed their concern about the status of Muslim as a minority within India. They feared that the culture and identity of minority would be submerged under the domination of Hindu majorities. उनको ये लग रहा था कि हिंदू माइनॉरिटी की मेजॉरिटी में कहीं इनकी आइडेंटिटी ख़त्म नहीं हो जाए, है ना. और ऐसा कुछ होने वाला नहीं था. जब आप पूरी कंट्री में एक साथ रह रहे हैं तो आप सभी लोग एक साथ ही डेवलप करेंगे. उसमें अलग से जो है, जो मुझे कुछ दे दीजिए, मैं अपना दुकान अलग खोल लूँगा, वो कह रहा है मैं अपनी दुकान अलग खोल लूँगा, मुझे अलग से दे दीजिए. मिस्टर जिन्ना ने अपनी दुकान अलग खोल ही ली थी, है ना. पाकिस्तान बन गया था और उसका आज क्या हाल है आप देख ही रहे हैं. अगर पूरा इंडिया एक साथ होता तो कितना ज़्यादा और ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाता. वो देश आज एक तरीके से भुखमरी की कगार पे खड़ा हुआ है, ना लोगों के पास कमाई है ना कुछ है. तो ये जो हैं दूरदर्शिता ना होने की कमी जो है इनमें दिखाई दी, जिसकी वजह से जो नेशनलिज़म वाली बात थी वो कहीं दूर हट के चली गई थी, है ना. फिर भी मिस्टर गांधी ने काफ़ी एफ़र्ट्स किए और भी बहुत सारे रीज़न्स रहे और भी बहुत सारे जो अलग
लीडर्स थे, उन लोगों ने समझा बुझाकर सबको इकट्ठा करने की कोशिश लगातार जारी रखी, जिससे कि हम नेशनलिज्म तक आ पाते हैं। राइट, तो ये है सेक्शन आपका। नेक्स्ट के बारे में आगे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।